वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, खास करके ऐसे साथी जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या पोलिंग पार्टी के मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने अलग अलग टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, प्रत्येक टॉपिक पे बनाए हैं। आज मैं आपको एक मैराथन वीडियो बता रहा हूँ जिसमें पोलिंग प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया, मतदान सामग्री लेकर जाने से लेकर के वहाँ बूथ स्थापना किस तरीके से करनी है, उसके बाद में जो वोटिंग एजेंट्स है उनको फॉर्म किस तरीके से देना है, उनकी नियुक्ति कैसे करनी है, या जो इसके अलावा मॉक पोल किस तरीके से करना है, मशीन की सीलिंग किस तरीके से करनी है, कौन सी सील्स, ग्रीन सील, पिंक पेपर सील वगैरह काम में लेनी है। इसके बाद में कुछ विशेष परिस्थितियाँ आए तो क्या करना है, किसी सेट यूनिट जैसे सी यू बी यू या वी पैट खराब हो जाए तो क्या करना है, उसका कैसे बदलना है। या उसके बाद में विशेष जो परिस्थितियाँ हैं मतदान के दौरान, निवेदित मतपत्र है या टेस्ट वोट है या टेंडर वोट है, जो भी है। इसके अलावा पूरी प्रोसेस के बाद में क्या क्या सामग्री किन किन लिफाफों में जमा करानी है, पूरा प्रोसेस A to Z मैं आपको एक ही वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन प्रत्येक टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आपको ये देखने के बाद में कोई अन्य टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एट डिस्पैच या डिस्पर्सल सेंटर, यानी जहाँ से आपको सामग्री मिलेगी मतदान के लिए आप रवाना होंगे। तो सूची के अनुसार जो भी आपको सामग्री, जिसमें ईवीएम में दो भाग हो गए, CU और BU प्लस वीवीपैट, इन मशीनों को आपको लेना है। इसके बाद में PO हैंडबुक, इसके अलावा जो भी विशेष चीज़ें आपको लेनी है उसमें वोटर रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर 17 क या 17A, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल रोल यानी चिन्हित वो जो प्रति मतदाता सूची की, फॉर्म 17C और डिस्टिंग्विश मार्क स्टैम्प और PRO सील, यानी PRO सील इस तरह की जो सील होगी वो। और इसके अलावा जो अमिट स्याही है, इंडिजिबल जो इंक है, उसके अलावा मार्क कॉपी ऑफ पोल सर्टिफिकेट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट जो है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है मॉक पोल सर्टिफिकेट के साथ में, जिसके 4 से 5 भाग है, 1 2 3 4 5, वो पीठासीन अधिकारी की डायरी, PRO डायरी, और ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स एंड सील्स, ये आपको सारे लेने, जिसमें इस तरह की अमिट स्याही होगी, ये मोहर होगी। और इसके अलावा मतदाता रजिस्टर 17 का इस तरह का रजिस्टर होगा जिसमें ये मेन पेज होगा। इसके बाद में इसके अंदर का जो पेज होगा, इसके बाद में ये इस तरह की वोटर लिस्ट आपको मिलेगी। अन्य जो फॉर्मेट्स है आपको वो 17 का मतपत्र लेखा वगैरह ये सारे है। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ मिलेगी, लिस्ट ऑफ ASD यानी एबसेंट, शिफ्टेड और जो भी डेथ वोटर है उनकी अगर कोई लिस्ट है तो वो भी आपको वोटर लिस्ट के साथ में मिलेगी। अगर लिस्ट ऑफ CSV यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर अगर कोई है तो वो भी लिस्ट आपको उसी मतदान सूची के साथ में मिलेगी। निवेदित मत पत्र यानी टेंडर बैलेट पेपर लगभग 20 की संख्या में ये आपको मिलेंगे, जो आपको टेंडर वोट के रूप में काम आएंगे। ब्रेल लिपि का डमी जो बैलेट शीट है वो आपको मिलेगी। एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प है आपको मिलेगी, जो टेस्ट ये इसमें टेंडर वोट में काम आएगी। इसके अलावा वैधानिक और गैर संवैधानिक फॉर्म आपको मिलेंगे, वैधानिक और गैर संवैधानिक फॉर्म के लिफाफे आपको मिलेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट गत्ते के रूप में आपको मिलेगा। मॉक पोल रबर स्टाम्प मिलेगी, जो मॉक पोल करने के बाद पर्चियों के पीछे लगानी पड़ेगी। स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट है उनके या उनके इलेक्शन एजेंट है उनके सिग्नेचर की कॉपी मिलेगी, जो आपको मतदान एजेंट्स को आप नियुक्त करेंगे उस समय आपके साइन मिलाने काम आएगी। इसके अलावा पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, ये सारे मिलेंगे। इसके अलावा यदि पूर्व में आपने डाक मतपत्र तो आवेदन किया है तो अपना मत डाल करके प्रस्थान करें। यानी अभी इस बार प्रयास तो ये किया जा रहा है कि जो सेकेंड राउंड की जो ट्रेनिंग होगी उसमें उसी समय जिनके बैलेट पेपर तैयार है उनको तो हाथों हाथ जो पोस्टल बैलेट PB है वो दे दिए जाएंगे और उनको वहीं मतदान के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाते हैं तो अंतिम प्रशिक्षण यानी जब मतदान रवाना होता है, प्रस्थान करता है मतदान दल, उस समय भी आप अपना वो वोट है वो डाल करके जा सकते हैं। इस तरीके से ये ग्रीन पेपर सील होगी, ये पिंक पेपर सील इस तरह की होगी। यहाँ जैसे पिंक पेपर सील है जिसमें मार्क्स होंगे, इसमें बार कोड होगा। ग्रीन पेपर सील है जिसमें इसके 2 भाग होंगे, ऊपर वाला हरा, ये नीचे लाल, बीच में ये जैसे एक साइड में A होगा, दूसरी साइड में B होगा। ये अन्य प्रकार के जो लिफाफे वगैरह है ये सील होगी, शुभनकारी चिन्ह जो इसमें जो स्वास्थ्य का निशान होगा। इसके अलावा ये स्टाम्प होगी जो मॉक पेपर जो इसकी सील होगी, मॉक पेपर जो मॉक पोल के बाद में पर्चियों पे लगेगी उनके लिए। इसके अलावा और क्या क्या मिलेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट, इस तरह का आपको गत्ता मिलेगा वोटिंग कंपार्टमेंट जिस चुनाव आयोग का निशान वगैरह होगा। इसके अलावा बैलेट यूनिट मिलेगी, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। ये कंट्रोल यूनिट हो गई, ये वीवीपैट हो गई और ये बैलेट यूनिट। इसके अलावा ये जो इस तरह की जो सीट मिलेगी जिसको डमी सीट करते हैं, ये ब्रेल लिपि में अंधे जो भी मतदाता है उनके लिए काम में आएगी। इसके अलावा डू श्योर इन नो एनी केस द वीवीपैट इज टू बी टेस्टेड बिफोर रीचिंग द पोलिंग स्टेशन, टाइम फिक्स फॉर मॉक पोल एंड एज द वीवीपैट प्रोवाइडेड टू यू हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड। यानी कि आप
अच्छी तरह से आश्वस्त हो कि किसी भी हालत में आपको CU, BU और वीवीपैट का कनेक्शन किसी भी हालत में नहीं करना है। वीवीपैट को चालू नहीं करना, उसका जो नॉब है उसको आपको आड़ी अवस्था में यानी हॉरिजॉन्टली रखना है, उसको वर्टिकल नहीं करना है, खड़ा नहीं करना है। और किसी भी हालत में आपको मॉक पोल से पहले मशीनों को आपस में कनेक्ट नहीं करना है। ये चुनाव आयोग के इस बार स्पष्ट निर्देश है, तो ये जरूर ध्यान रखें। मीन्स डोंट चेक वीवीपैट एट डिस्पर्सल सेंटर, यानी डिस्पर्सल सेंटर पे आपको वीवीपैट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, काम कर रही है नहीं कर रही है, वो आप सब टेस्टेड है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये निर्देश है। इसके अलावा इस तरीके जो है, जो वीवीपैट का जो नॉब है वो आपको हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, नहीं लेटा हुआ, ताकि उसका जो अंदर का जो पेपर वगैरह है वो खराब नहीं हो। अगला है प्रिलिमिनरी चेक्स ऑफ ईवीएम एट डिस्पर्सल सेंटर, यानी ईवीएम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चेक करना है। तो बैलेट यूनिट है, उसमें बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग सही हो, आप जिस मतदान केंद्र पर जा रहे हैं उसका वहाँ नाम हो, पीयू के ऊपर जो पिंक पेपर सील है वो बरकरार हो, पिंक पेपर सील बीयू पे लगी होगी, सीयू पे भी लगी होगी, मतपत्र ठीक से स्थापित हो, यानी जो कैंडिडेट के नाम निशान वगैरह वो उस बैलेट यूनिट में सही तरीके से हो। आगे बैलेट यूनिट का मैं आपको फोटो वगैरह भी बता दूंगा। इसके बाद में नोटा कैंडिडेट तक के सारे बटन है वो अनमास्क होने चाहिए, खुले होने चाहिए, और बाद के जो भी बटन है वो क्लोज बटन होने चाहिए। इसके अलावा बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 1 है, जो आपको बताऊंगा कि कहाँ होगा। सबसे ऊपर जो राइट साइड में होगा वहाँ 1 लिखा हुआ होगा, अगर 1 बीयू काम में आ रही है। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट है, 15 प्लस नोटा 16, और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है तो आपको 2 बीयू मिलेगी। तो उसके लिए 1 और 2 नंबर है वो इस तरीके से लिखे हुए होंगे, वो आपको देखना है। इसके अलावा और क्या करना है, तो रिमूव बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट केयरफुली फ्रॉम रेस्पेक्टिव कैरिंग केस, यानी जो भी इनके कैरिंग केस है उनसे आपको ध्यानपूर्वक उनको बाहर निकालना है अगर जरूरत पड़े तो। और खास करके वीवीपैट को तो आपको टच नहीं करना है। जो भी CU है उसको आप चेक करके उसकी बैटरी और कैंडिडेट वगैरह चेक करके उसको वापस स्विच ऑफ कर दें। और व्हाट नॉट टू डू, यानी क्या नहीं करना आपको, तो वितरण के दौरान BU, CU, वीवीपैट को नहीं जोड़े, यानी इनका कनेक्शन किसी भी हालत में नहीं करना है। दूसरा, BU, CU और वीवीपैट को जांच के बाद संबंधित कैरिंग केस के बाहर नहीं रखें। उनका जो भी कैरिंग केस है यानी टीजी टाइप जो भी है उनका उसी में रखना है। ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनाधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में नहीं ले जाना है। आपको जो भी वाहन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया उसी वाहन में उसको रखना है, और नियत स्थान यानी मतदान केंद्र पर ही आपको रखना है, अन्य कहीं स्थान पर नहीं रखना है। इसके अलावा BU, CU और वीवीपैट से कोई भी सील आपको हटानी नहीं है। एड्रेस टैग वगैरह जो भी सील पिंक पेपर सील वगैरह किसी को आपको नहीं हटाना है। और मतदान केंद्र जाने तक प्रदान किए गए वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आपको पार्टी को वाहन आवंटित किया गया उसी वाहन में आपको यात्रा करनी है। कंट्रोल यूनिट है, उसमें CU का एड्रेस टैग ये देख लें अच्छी तरह से कि जिस मतदान केंद्र पे आप जा रहे हैं उसी निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है, उसकी पिंक पेपर सील है वो बरकरार है। कैंडिडेट सेक्शन पे पिंक पेपर सील लगी होगी वो भी आपको चेक करनी है। और सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में वीवीपैट का परीक्षण सिर्फ मॉक पोल के समय ही करें, यानी वीवीपैट को आपको किसी भी हालत में CU से जोड़ करके चेक नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखें। अब रवानगी के समय आपको कुछ लिफाफे प्राप्त होंगे, उसमें बुकलेट 1 होगी सफ़ेद रंग की होगी, जिसमें एक तो वोटर रजिस्टर यानी जो 17 का रजिस्टर होगा वाइट कलर का। उसके बाद में बुकलेट 2 है, उसमें फॉर्म्स होंगे, वाइट बुकलेट होगी जिसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे। एक तो होगा कि फॉर्म 17B यानी लिस्ट ऑफ टेंडर वोट। उसके बाद में फॉर्म 14 होगा लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट, चुनौती मत के लिए। उसके अलावा 17C अकाउंट ऑफ वोट कास्ट यानी जो वोट रिकॉर्डेड यानी मतपत्र लेखा 17G या 17C है, उसकी कॉपियाँ होगी और लगभग आपको 10 कॉपियाँ मिलेगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक एक एक कॉपी प्रत्येक एजेंट को आपको देनी पड़ेगी। तो इसके अलावा फॉर्म 14A लिस्ट ऑफ इलिटरेट, ब्लाइंड और इनफर्म वोटर्स, अंधे, शिथिलांग जो भी दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए लिस्ट आपको वहाँ मिलेगी। रवानगी के समय और कौन सी बुकलेट मिलेगी, जो तीसरा बुकलेट होगा जिसमें वोटर स्लिप होगी वाइट कलर की। और इसके अलावा नॉन स्टेशनरी जो बुकलेट होगी उसमें फॉर्म्स होंगे जो पीले कलर का होगा, उसमें डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल एंड एट द एंड ऑफ पोल, यानी मतदान शुरुआत की और समाप्ति की घोषणा के फॉर्मेट्स आपको इसमें मिलेंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी मिलेगी, विजिट शीट मिलेगी और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसके 5 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5 वो मिलेंगे। रिसिप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रल रिकॉर्ड एंड मटेरियल आफ्टर पोल, यानी उसके बाद में जो रसीद वगैरह है जो आपको पोल के बाद में जमा करनी वो मिलेगी। चेक मेमो फॉर पीआर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए चेक मेमो है वो मिलेगा। नॉन स्टेशनरी जो बुकलेट होगी उसमें फॉर्म्स होंगे अलग अलग, जिसमें एक तो मतदान एजेंट्स को नियुक्त करने का फॉर्म 10 होगा जो प्रारूप 10 है। उसके अलावा पोलिंग एजेंट और रिलीविंग एजेंट के लिए जो मूवमेंट सीट है वो आपको मिलेगी। एंट्री पास पोलिंग एजेंट्स के लिए, रिलीविंग एजेंट के लिए वो आपको मिलेंगे। डिक्लेरेशन बाय द कंपनी ऑफ ब्लेंड यानी जो अंधे और शिथिलांग मतदाता है उनके जो सहयोगी आएंगे उनकी घोषणा है। रिसिप्ट बुक ऑफ कैश यानी जो इन रिस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट, चुनौती मत पत्र के समय में 2 रुपये की जो रसीद लेनी पड़ेगी उसके लिए रसीद बुक है वो आपको मिलेगी। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर रूल 49 MA,
अगर 49MA के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैंने पूरा विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो 49MA टेस्ट वोट का अगर मामला कोई होता है तो उसके लिए उसकी घोषणा होगी, पहले उस मतदाता के द्वारा घोषणा करवानी पड़ेगी, तो वो फॉर्मेट पे मिलेगा आपको। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज इन एब्सेंटी या शिफ्टेड या डेथ, यानी ESD लिस्ट में अगर कोई मतदाता है उसका नाम है तो उसके लिए अलग से घोषणा ले जानी है। इसके अलावा लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO, यानी पुलिस को जो भी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करने का फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। वो जैसे चैलेंज वोट की स्थिति में होगा, फर्जी अगर मतदाता कोई आता तो उसके संदर्भ में। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टोरल अबाउट एज, आयु संबंधी घोषणा अगर कोई है तो उसके लिए अलग से फॉर्म आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज हैज बीन ऑब्टेन्ड और हु हैज रिफ्यूज्ड, यानी ऐसे तो आयु संबंधी घोषणा में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी घोषणा करते हैं, कुछ घोषणा करने से मना कर देते हैं। तो दोनों तरह के जो भी फॉर्मेट है वो आपको मिलेंगे। एंट्री पास मिलेंगे, एग्जिट और इंटर का। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर के जो बैज है, पोस्ट कार्ड साइज के जो बैज है वो आपको मिलेंगे, जिसमें एक साइड में प्रिंट किया होगा। रवानगी के समय जो अगली बुकलेट होगी उसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट होगी, जिसमें एक तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7 होगा, जिसमें जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम, उनकी पार्टी का नाम, उनका एड्रेस वगैरह पूरा वो लिखा हुआ होगा। दूसरा, फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या उनके एजेंट जो आपको मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करेंगे सुबह, तो उस समय आपके साइन को मिलान करने के लिए जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है या उनके जो निर्वाचन एजेंट है, उनके साइन की हुई फोटोकॉपी मिलेगी ताकि आप उससे मिलान कर सकें। और रवानगी के समय अगला जो लिफाफा होगा उसमें EVM पेपर्स होंगे जो भी EVM के साथ में रखे जाएंगे सफ़ेद कलर के। सेकंड जो पैकेट होगा उसमें स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट होंगे जो भी EVM के साथ में रखे जाएंगे। थर्ड पैकेट है वो स्टेशनरी कवर होंगे। फोर्थ पैकेट में नॉन स्टेशनरी कवर येलो कलर के होंगे। तीनों ऊपर के लिफाफे ये जमा कराने के समय आपको काम पड़ेगा। 3 लिफाफे होंगे सफ़ेद होंगे। चौथा पीला होगा। 5वां जो लिफाफा ब्राउन कलर का होगा, जिसमें हैंडबुक है, इसे एक इंस्ट्रक्शन वगैरह है, स्याही है, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड वगैरह रखनी पड़ेगी। और छठा जो लिफाफा होगा वो ब्लू कलर का होगा, जिसमें सारी सामग्री जो इनके अलावा है वो रखनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए डिस्पैच सेंटर पे आपको और क्या क्या ध्यान रखना है कि डिस्पैच सेंटर पे आपको अनुलिखित 3 में दी गई सूची के अनुसार सभी सामग्रियां और EVM वीवीपैट मशीन को सावधानीपूर्वक जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपके दल के सभी मतदान कर्मी उपस्थित हो जाएं। और जब भी आपको रवानगी से पहले जब ट्रेनिंग होगी तो उस समय आपको लिस्ट मिलेगी जिसमें किस स्थान पे जाना है उसका आदेश मिलेगा। उसके साथ में आपके साथ में कौन कौन मतदान कर्मी है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप हाथों हाथ तुरंत ले लें ताकि कभी भी जैसे सामग्री लेते हैं उसमें भीड़ वगैरह होती है तो एक दूसरे से संपर्क किया जा सके। तो मोबाइल नंबर सबसे पहले आप एक दूसरे से शेयर कर लें। उसके बाद में सुनिश्चित करें कि आपके मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी है वो भी मौजूद हो, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर लें। उनके भी नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपके आदेश में ही उनके नंबर हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके मतदान केंद्र के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर कोई हो तो वो भी वहाँ मौजूद हो। सुनिश्चित करें कि आपने अपने मतदान केंद्र के लिए आवंटित सभी चुनाव सामग्री, वैधानिक प्रपत्र, लिफाफे, EVM वगैरह चेक कर लिए हैं। आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि जिस मतदान केंद्र आपको जो आवंटन हुआ है उसी की सामग्री आपको मिल रही है, वो ध्यान रखें। और सुनिश्चित करें कि आप अपने सेक्टर अधिकारी से अच्छी तरह से परिचित हैं, यानी जो भी आपके सेक्टर अधिकारी है वो या तो आपसे संपर्क कर लेंगे या उनसे आप संपर्क कर लें। उनके लगातार टच में रहें क्योंकि इलेक्शन के दिन में आपको बार बार उनको सूचनाएं वगैरह देनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा तरीका आजकल मोबाइल है, तो आप सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर ले लें ताकि आपको कभी भी संपर्क करने में कोई परेशानी नहीं हो। और अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित करने के बाद निर्धारित या अधिसूचित वाहन जो भी आपको अलॉट किया गया है उस वाहन से अपने मतदान केंद्र के लिए निकलना सुनिश्चित करें। इसके बाद में किसी भी परिस्थिति में निर्धारित या जो भी अधिसूचित वाहन है उसके अलावा किसी अन्य वाहन से, पर्सनल वाहन वगैरह से आपको यात्रा नहीं करनी है। मतदान दल के समस्त मतदान कर्मी, सुरक्षाकर्मी सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित वाहन से ही यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि आप निर्दिष्ट मार्ग से यात्रा करते हैं, क्योंकि जगह जगह इसकी चेक पोस्ट लगी होगी। आपकी जो भी बस वगैरह होगी उसकी बार बार जिस जगह आपके जो एंट्री पॉइंट होंगे वहाँ आपके चेकिंग होगी। आपके जो भी बस इंचार्ज होंगे, एक बस में हो सकता है 2, 3, 4 अलग अलग पार्टियाँ होगी, तो उनमें से एक PRO होंगे, वो बस के इंचार्ज होंगे। तो उनको बार बार एंट्री करवा करके बस की सूचनाएं अपडेट मिलती रहेगी ताकि जिस जिस आप चेक पोस्ट पे जाते हैं वहाँ आपको एंट्री करवानी पड़ेगी। तो जो भी निर्धारित रूट है उसी से आपको यात्रा करनी है और रूट भी आपको जो भी बस इंचार्ज होंगे उनको दिया हुआ होगा। अराइवल एट द पोलिंग स्टेशन, अब जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन पे पहुँच जाएंगे आपको वहाँ क्या क्या काम करना है, एक एक काम मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस A to Z आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप मतदान केंद्र पे पहुँच जाएं, इस तरीके से आपको विद्यालय या सरकारी कोई भी भवन वगैरह होगा वो आपको मिलेगा, जिसमें आप देख लें कि सबसे पहले तो आप AMF यानी जो एश्योर्ड जो मिनिमम फैसिलिटीज़ है
न्यूनतम जो सुविधाएं वगैरह वो चेक कर लें, जिसमें परिसर आपके देख लें, फर्नीचर की जांच कर लें कि आपको सुबह पोलिंग करवाने के लिए टेबल जो PO 1 2 3 के लिए, PRO के लिए, वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए टेबल वगैरह, ये सारी सुविधाएं वहाँ है। रैंप है, इसके अलावा फर्नीचर, पेयजल की सुविधा है, शौचालय यथासंभव पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, नहीं होता आप वहाँ BLO जो भी है उनसे संपर्क करके ये व्यवस्था करवाएं। अलग से प्रवेश निकास की हो तो ठीक है, नहीं है तो आपको एक ही गेट के 2 विभाग करने हैं। शेड और प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था वगैरह है। मतदान स्थल भूतल स्तर पर है, यानी किसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची, EVM VVPAT के पोस्टर और अन्य आवश्यक दस्तावेज है वो आपको प्रदर्शित करने की व्यवस्था देख लेनी है, क्योंकि सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बाहर प्रदर्शित करनी पड़ेगी, तो ये आप देख लें। अब वहाँ पोलिंग स्टेशन में जाने के बाद में इस तरीके से आपको ये आदर्श जो लेआउट दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको आवश्यकता हो तो वो जरूर देखें। इस तरीके से जो लेआउट होगा उसमें आप रूम को चेक कर लें, जो मतदान कक्ष आपको आवंटित किया गया उसमें इस तरह की सुविधा आपको करनी है यथासंभव। मतदान केंद्र पर पहुंचने के पर सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें, यानी आपके पहुंचने की सूचना है वो आपको सेक्टर ऑफिसर को देनी है। और उसके बाद में मतदान केंद्र स्थान की स्थापना और आने वाले रास्तों का लेआउट आप पहले से ले लें। उसके बाद में PRO और PO जो भी है उनके पोलिंग एजेंट, हेल्प डेस्क, बैठने की व्यवस्था वगैरह वो चेक कर लें। जहाँ एक से केंद्र में एक से अधिक मतदान केंद्र है, वहाँ मतदाताओं को आपस में मिलने से रोकने के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग निकास वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों से आदि का आतिथ्य स्वीकार नहीं करें, ये विशेष ध्यान रखें। कई लोग इस बारे में बहुत बड़ी गलती करते हैं, और आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के पास में मोबाइल है, तो कोई भी ऐसी आप गलती नहीं करें कि जिसके आपकी जो पारदर्शिता है वो प्रभावित हो और आपके ड्यूटी में किसी तरह का कोई लांछन लगे। क्योंकि थोड़ी सी अगर आपने किसी से बात कर ली, आतिथ्य स्वीकार कर लिया, तो आजकल सीधा वीडियो बनेगा और फिर आपके लिए वो कई बार तो जैसे ट्रेनिंग वगैरह जो पहले हुई है, वहाँ जिला लेवल के जो अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप इस तरह की गलती करते हैं जानबूझ के, तो अपनी नौकरी का आखिरी दिन समझें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और चुनाव के मामले में ऐसी गलती कभी नहीं करें। आपको जो भी व्यवस्था है वो आपको पोलिंग जो स्टेशन आपका है उसी के अंदर रह करके करनी है। भोजन वगैरह की जो भी व्यवस्था है वो BLO के माध्यम से आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के घर जाकर के भोजन करके आ जाएं, चाय पी के आ जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। चुनाव के समय ये विशेष ध्यान रखें, चाहे कितना ही कोई रिलेटिव क्यों ना हो, आपको चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी अक्सर से पालना करनी है। उसके बाद मतदान केंद्र के अंदर किसी भी उद्देश्य से खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। PS यानी पोलिंग स्टेशन के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है, कोई भी हथियार लेकर के पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकता। और ऑल द पोलिंग एजेंट्स ऑफ द आस्क ऑल द एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू रीच द पोलिंग स्टेशन एट लीस्ट 90 मिनट बिफोर पोलिंग स्टार्ट्स। यानी जब सुबह पोलिंग शुरू होगी 7 बजे, तो एजेंट्स को आपको शाम को ही, जब एजेंट्स आपसे मिल रहे हैं या BLO के थ्रू आप एजेंट्स को कहते हैं कि सुबह 90 मिनट पहले, मतदान से शुरू से 90 मिनट पहले, यानी जैसे 7 बजे मतदान शुरू होगा तो सुबह के 5:30 यानी 5:30 तक एनी हाउ सभी जो एजेंट्स है उनको कहना है कि आप मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि 90 मिनट की प्रक्रिया है वो मॉक पोल की रहेगी, जिसमें आपको न्यूनतम 50 वोट है वो कास्ट करवाने हैं। उसके बाद मशीन को क्लियर करना है, मॉक पोल का डाटा वगैरह, उसकी VVPAT को की रसीदों वगैरह को, स्लिप को काउंट करके ब्लैक लिफाफे में आपको पैक करना है, सारी प्रक्रिया करनी है। और इसमें आपको ये 90 मिनट का समय लगभग लगेगा। तो एजेंट्स को भी आप कहते हैं कि आप जितना संभव वहाँ सुबह उपस्थित हो। इसके अलावा ये हेल्प डेस्क जो आपके वहाँ जो BLO के द्वारा लगी होगी वो भी आप चेक कर लें, क्योंकि वहाँ एक अल्फ़ाबेटिक यानी ABCD वाइज जो वोटर लिस्ट मिलेगी वो उनके पास रहेगी। इसके अलावा नो स्मोकिंग, नो कुकिंग इन द रूम है। इसके अलावा कोई भी हथियार वगैरह लेने मतदान स्थल पर नहीं ला सकता। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और मतदान स्थल पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको मतदान केंद्र की स्थापना करनी है, और ये स्थापना आप रात को ही कर लें, क्योंकि सुबह आपको 5:30 बजे तो मॉक पोल शुरू करना है, तो आपको समय मिलेगा नहीं। सुबह उठने के बाद में बहुत जल्दबाजी होती है, और अब सर्दियों का मौसम है, तो सारी व्यवस्था आप जो बूथ वगैरह जैसे टेबल वगैरह जमाना है, वोटिंग कंपार्टमेंट किस जगह रहेगा, ये सारी व्यवस्था आप रात को कर लें। निर्वाचन आयोग के द्वारा पहचान के दस्तावेज है उनको आपको देखना है। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का काम करना है। उसके बाद में मतदान अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बता देना है। मॉक पोल करवाना है, मतदान की पूरी प्रक्रिया करवानी है। उसके बाद मतदान सामग्री की जमा करवाना है, और विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ आएगी सबसे पहले उनको निपटना है। उसके बाद में मतदान सामग्री जमा करानी है, उससे पहले जो भी EVM वगैरह उसकी सीलिंग करनी है। तो ये सारा काम आपको करना है। और पीठासन अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तर पर संपन्न किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा क्या क्या होगी, तो जैसे नियुक्ति या प्रशिक्षण के समय, फिर मतदान के दिन क्या होगी, मतदान से पूर्व क्या क्या काम करना है, मतदान पश्चात यानी मतदान पूरा होने के बाद में आपको क्या क्या काम करना है,
ये सारे काम आपको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मतदान केंद्र की स्थापना। तो सबसे पहले जो भी मतदान केंद्र आपको आवंटित किया गया है वहाँ का आप निरीक्षण कर लें। जो आदर्श लेआउट है उसके अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। अगर पूर्ण संभव नहीं हो तो यथासंभव आपको उसके जो भी जितना उसके अनुरूप हो सके वो आपको करना है। अब आदर्श मतदान का लेआउट इस तरीके से होगा कि जैसे यहाँ एंट्री हो जाएगी जिसमें PO1 PO2 बैठेंगे, पोलिंग एजेंट्स जो भी है वो इसके पीछे बैठेंगे। उसके बाद में यहाँ PO3 बैठेंगे जिनके पास में CU होंगी। फिर उसके बाद में यहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट हो जाएगा जहाँ से मतदाता है वो वोटिंग कंपार्टमेंट जाकर अपना मतदान करेंगे। और वोटिंग कंपार्टमेंट में BU और VVPAT दोनों वहाँ रहेगी। और यहाँ से मतदान करने के बाद में जो भी मतदाता है वो एग्जिट यानी बाहर के दरवाजे से बाहर जाएंगे। PRO की जो टेबल है वो यहाँ हो सकती है इस तरीके से ताकि वो पूरे कक्ष पे नज़र रख सके। लेकिन VVPAT या BU ये जो कंपार्टमेंट है इस पर मतदान करने वाले मतदाता की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। उसको कोई भी नहीं देखना चाहिए कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको BU और VVPAT को एक साथ मेज पर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखना है। और पोलिंग के समय भी आपको यही करना है कि आपको ऐसा नहीं कि किसी एक टेबल पे CU लिख दी, उसके पास के टेबल पे BU VVPAT लिख दिया। वोटिंग मतलब जो मॉक पोल होगा उसमें भी जो रियल पोल के अनुसार ही आपको BU CU वगैरह रखनी है। उसके बाद में वोटिंग कंपार्टमेंट और कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो, क्योंकि 5 मीटर लंबी केबल है तो आराम से दूरी उसमें रखी जा सकती है। VVPAT को CU से जोड़ने वाली जो केबल है वो मतदाताओं के चलने में बाधा नहीं डाले और उस केबल से ऊपर से लोगों को नहीं जाना पड़े, इस तरह की व्यवस्था हो। और कोशिश करें कि जो भी टेबल वगैरह हो जिस पर BU या VVPAT रखी गई है उससे जो भी केबल आ रही है उसको नीचे से टैप वगैरह से बांध दें ताकि हिले नहीं और कनेक्शन लूज नहीं हो। उसके बाद मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु है जिसमें जो भी VVPAT के बाद में जो कंपार्टमेंट है उसमें एक छिद्र इतना सा हो कि VVPAT की केबल है वो उसका निकासी का भाग है वो वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर दिखाई दे, लेकिन मतदान करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं हो। यानी बहुत छोटा सा छिद्र जिसमें सिर्फ केबल जा सके उतना ही छिद्र रखना है और बाकी पूरा कंपार्टमेंट है वो एक तरह से पैक रहेगा ताकि उसको कोई ना तो CU जो PO3 देख सके, न PRO न एजेंट, कोई भी उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सुनिश्चित किया जाए कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करे। ये विशेष रूप से PO3 की ड्यूटी रहेगी कि वो जो भी कंपार्टमेंट में वोटर जा रहा है उसकी गतिविधि पर ध्यान रखें और वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप नहीं हो। और कहीं ऐसा संभव नहीं हो कि दरवाजा वगैरह हो ही हो तो उसके दरवाजे को बंद करवा दें या खिड़की वगैरह उस पर जो भी पर्दा वगैरह या इस तरह की व्यवस्था करें। किसी भी हालत में जो वोटर मतदान कर रहा है उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसको देखे नहीं कि वो किस व्यक्ति को वोट दे रहा है, किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है। मतदान केंद्र स्थापना में और क्या ध्यान रखना है कि मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश और निकासी की पृथक व्यवस्था हो। और मान लो एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच में बांस या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और मतदान अधिकारियों और पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। कुल मिलाकर के आपको मतदाता की गोपनीयता है वो रिकॉर्ड की वो आपको भंग नहीं करनी है, वो सुनिश्चित करनी है। मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो और मतदान केंद्र पे राजनीतिक दलों नेताओं के नारे फोटो वगैरह नहीं हो और अगर कोई है तो उनको तुरंत हटाया जाए। और वैसे BLO द्वारा ये काम कर दिया होगा, आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो मतदान कक्ष में रोशनी तो हो लेकिन जो VVPAT है उसके ऊपर बहुत बड़ा लैंप या हेलोजन लाइट वगैरह तेज रोशनी नहीं हो, क्योंकि उससे जो सेंसर लगे हुए हैं वो खराब हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। मतदान केंद्र के बाहर जो भी पोस्टर आपको चिपकाना है जिसमें एक तो मतदान केंद्र से संबंधित सुविधाएं जिसमें मतदान केंद्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, केंद्र में सम्मिलित क्षेत्र, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, BLO का नाम वगैरह, ये जो भी फॉर्मेट होगा वो आपको बाहर चिपकाना है। इसके अलावा प्रारूप 7 क में जो भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है यानी जो कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट है आपको वहाँ चिपकानी है बाहर। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर डूज और डोंट्स की जो लिस्ट है यानी करना नहीं करना कौन से काम है उनके दस्तावेजों का जो एक प्रिंट आपको मिलेगा वो भी आपको बाहर प्रदर्शित करना है मतदान कक्ष के बाहर। इस तरह की एक और जो होगा जिसमें अधिकृत जो पहचान के दस्तावेज होंगे उनके बारे में भी आपको बाहर एक पोस्टर जो भी आपको मिलेगा तो वो आपको लगाना है, जिसमें मतदाता जो दस्तावेज कौन कौन से काम में ले सकता है, फोटो पहचान पत्र ले सकता है, पासपोर्ट ले सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कोई पास जारी किया गया, फोटो युक्त कोई ID प्रूफ जारी किया गया तो वो, बैंक या डाकघर की जो पासबुक है फोटो युक्त, पैन कार्ड काम में ले सकता है। इसके अलावा भारत के महापंजीक द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड जिसमें फ़ोटो हो, श्रम योजना के तहत कोई श्रम स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है और फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज हो, या चुनाव मशीनरी द्वारा जारी अधिकृत पर्ची, इस बार पर्ची नहीं है, शासकीय अगर पर्ची हो तो बात अलग है लेकिन इस बार शासकीय पर्ची नहीं जारी की गई तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, वो भी उनके लिए काम में आ सकता है, और आधार कार्ड। तो ये जो भी दस्तावेज है वो अनिवार्य रूप से मतदाता के पास में होने चाहिए। और मतदान कैसे करें, तो ये सामान्य प्रक्रिया, ये भी एक जो भी पैम्पलेट टाइप होगा वो आपको बाहर चिपकाना है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाई ईसीआई, यानी कौन कौन से चुनाव आयोग द्वारा जो मान्य किए गए हैं दस्तावेज जिनसे आप मतदान कर सकते हैं। तो ईपी कार्ड तो सबसे पहले है ही, उसके अलावा पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी पहचान पत्र को जारी किया गया फोटो युक्त, बैंक पोस्ट ऑफिस की कोई डायरी विद फोटो हो, गवर्नमेंट आईडी है किसी भी एमएलए एमपी वगैरह को जारी की गई, या हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड हो जिसमें फ़ोटो हो, पेंशन डॉक्यूमेंट हो जिसमें फ़ोटो हो, या स्मार्ट कार्ड इशूड बाई लेबर अथॉरिटी, श्रम मंत्रालय द्वारा कोई जारी हो तो वो। इसके अलावा ये जो सूचना है नियम 31(1)(ख), इसके अंतर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची है, ये आपको जब आप जाएंगे शाम को तो वहाँ से जो भी आपको लिस्ट मिलेगी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की, उसको देख करके आपको क्रम संख्यावार अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का पता और किस दल से संबंधित है और आवंटित जो प्रतीक संकेत है वो आपको इस तरीके से लिख करके बाहर आपको मतदान केंद्र के बाहर इसको आपको लगाना है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जो भी एक फॉर्मेट ये भी है जिसमें पोलिंग स्टेशन का नाम, इलेक्टर यानी कितने मतदाता है, पोलिंग स्टेशन की लोकेलिटी क्या है, उसकी बिल्डिंग वगैरह, पीओ का नाम, बूथ लेवल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, रिटर्निंग अधिकारी का नाम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का नाम, जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर कोई है तो उनका नाम वगैरह, और ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ उसमें लिखनी है। इसके अलावा डूज एंड डोंट डू की एक सूची आपको मिलेगी जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी आपको पूरा जो बड़ा एक पैम्पलेट टाइप मिलेगा, वो भी पोस्टर आपको बाहर चिपकाना है मतदान केंद्र के बाहर। इसके अलावा मतदान केंद्र जो एजेंट्स हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित आपको कार्रवाई करनी है। तो जिसमें मतदान अभिकर्ता है वो नियुक्ति का फॉर्म 10 है वो लेकर के आएगा, और आपको उसके चेक करने हैं जो भी आपके कैंडिडेट या उनके निर्वाचक एजेंट है उनके द्वारा साइन किया हुआ आपको एक लेटर मिलेगा, उनसे मिलान करके आपको उनको अपने समक्ष दोबारा साइन करवाना है एजेंट्स को। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का जो प्रतिसंहरण लिखित में प्रारूप 11 में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जारी किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ता उसी केंद्र या पड़ोस के किसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए, और उसके पास में फोटो आईडी प्रूफ होना भी जरूरी है। इसके अलावा मतदान अभिकर्ता के पास यदि ईपिक नहीं है तो जो भी मान्य दस्तावेज है वो होना चाहिए, लेकिन उसके पास में हर समय आईडी प्रूफ होना जरूरी है। इसके अलावा एक समय में केवल एक मतदान अभिकर्ता ही मतदान कक्ष में बैठेगा, और अगर बिना ईपिक या फोटोयुक्त पहचान के किसी भी एजेंट को आपको अलाउ नहीं करना है। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है वाला एक छोटा बैज लगाया जाएगा, और ये बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा। तो ये है अब मतदान अधिकारों अभिकर्ताओं की नियुक्ति का जो फॉर्म है प्रारूप 10। इसमें सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट वगैरह होंगे उनका नाम वगैरह आएगा, उनके निर्वाचन या अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के साइन होंगे, यहाँ मतदाता अभिकर्ता के साइन किए होंगे जो फॉर्म आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित करने का जो फॉर्मेट है, इसमें मतदाता जो भी अभिकर्ता है एजेंट है वो पीठासीन अधिकारी के सामने उनके समक्ष साइन करेंगे, और यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा। फिर मतदान अभिकर्ताओं के लिए कुछ निर्देश है कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीविंग मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि एक समय में किसी भी अभ्यर्थी का एक ही एजेंट है वो मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा। अगर किसी आवश्यक कार्य से वो बाहर जा रहा है तो उसका रिलीविंग एजेंट है वो आ सकता है, और उसको भी एंट्री पास के जरिए ही उसको अलाउ करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक समय में एक से अधिक एजेंट नहीं रहे, और 3 बजे के बाद में रिलीविंग एजेंट है उसको अनुमति नहीं होगी, जो मुख्य एजेंट होगा वही 3 बजे बाद मतदान कक्ष में रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा धारा 134 क के अनुसार सरकारी सेवारत कोई भी व्यक्ति है तो वो मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई हो वो भी मतदान अभिकर्ता के रूप में काम नहीं कर सकता। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पोलिंग पार्टी, पीआरओ और सभी पोलिंग पार्टी को ध्यान रखना है कि जो भी एजेंट्स है वो उसके पास में जो भी मतदाता सूची होगी उसको वो बाहर नहीं ले जा सकता मतदान कक्ष से, और किसी कारणवश मतदान केंद्र से बाहर जाने अगर उसको आवश्यकता है तो अपनी निर्वाचक नामावली को पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा या उसके रिलीविंग एजेंट को सुपुर्द करेगा, लेकिन वो किसी भी हालत में जो उसके पास वोटर लिस्ट होगी उसको बाहर नहीं ले जाएगा। अब मतदान केंद्र पर कौन कौन प्रवेश कर सकता है, तो एक तो मतदाता कर सकता है, उसके अलावा मतदान अधिकारी कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी अधिकृत व्यक्ति कोई है जिनके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी आईडी वगैरह होगा वो, या निर्वाचन के संबंध में करते हुए रूट लोक सेवक जो भी अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में है, या कोई महिला उसके साथ में कोई गोद में बच्चा छोटा बच्चा तो वो प्रवेश कर सकता है। अब इसके अलावा अंधे या विकलांग कोई मतदाता है तो उनकी सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति है वो आ सकता है 18 प्लस का।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान के लिए या पीठासीन अधिकारी की अन्यथा सहायता के लिए प्रयोजनार्थ समय समय पर प्रवेश दे। मान लो कोई महिला है, उसकी पहचान के लिए किसी जो सरकारी कर्मचारी जैसे महिला पुलिस है या एएनएम वगैरह या कोई भी सरकारी महिला कर्मचारी है, उसको भी पहचान के लिए पीआरओ है वो बुला सकते हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स इन द पोलिंग स्टेशन नॉट अलाउड। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफर रिकॉर्डिंग वोट देते हुए, मत करते हुए किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। फोटोग्राफी भी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा नहीं की जा सकती, वीडियोग्राफी भी नहीं की जा सकती, और मतदान करते समय तो किसी हालत में किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। कोई अगर वहाँ जाकर के सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है, तो उसको भी आपको मना करना है, फ़ोन भी इसको बाहर रखवाना है। और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की जो प्राथमिकता है, तो इसका भी चुनाव आयोग द्वारा एक नियम बनाया गया है कि सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के जो भी अभ्यर्थी है उनके कैंडिडेट बैठेंगे। उसके बाद में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय अभ्यर्थियों के जो भी कैंडिडेट दल है उनके अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट बैठेंगे। उसके बाद में अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त जो राज्य स्तरीय दल है उनके अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके एजेंट वहाँ बैठेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के जो अभ्यर्थी है, एजेंट है, वो बैठेंगे। और सबसे अंत में निर्दलीय जो भी अभ्यर्थी है उनके एजेंट है वो बैठेंगे। अब ये तो हो गया एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था। अब मतदाता सूची है, तो मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियां यानी वर्किंग कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो 3 प्राप्त होंगी। अब 3 में से पहली जो लिस्ट है यानी वोटर लिस्ट है, जो चिन्हित प्रति होगी, जो मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास में होगी, PO1 के पास होगी। दूसरी कॉपी अचिन्ह यानी वो होगी द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में, जो 17 का रजिस्टर का प्रभारी होगा और अमित शाही का प्रभारी होगा। उसके बाद में तीसरी कॉपी है वो सांख्यिकी के लिए पीठासीन अधिकारी के पास में रहेगी। इसके अलावा मतदाता सूचियां हैं। अब इसमें निर्वाचक कार्यकारी जो निर्वाचक नामावली है उसके प्रत्येक सेट में क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो एकीकृत मूल मतदाता सूची मिलेगी यानी जो मदर रोल यानी जो वास्तविक मतदाता सूची मिलेगी। उसके बाद में उसमें कुछ ऐड होंगे या जो भी विलोपन होंगे तो उसके घटक के रूप में उसके आगे के जो पेज होंगे, लास्ट के पेज, उसमें परिवर्तन सूची होगी जिसमें कुछ नाम नए ऐड हुए होंगे, कुछ विलोपन सूची होगी, नाम हटाए गए, सुधार की सूची हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई CSV यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, सेवा नियोजित मतदाता है, जो प्रॉक्सी मतदाता है, तो उनके सूची हो सकती है। प्रॉक्सी के लिए पूरा अलग से प्रावधान है, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखें प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी के लिए वोट मतदान किस तरीके से होगा। इसके अलावा परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची कोई है क्रिटिकल मतदान केंद्र के लिए, तो वो भी आपको मिलेगी। अब जैसे जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें किस तरीके से होंगे, डिलीटेड के जो इस तरीके होंगे जिसमें एक्सपायर्ड हो सकता है, शिफ्टेड हो सकता है, रिपीट, डिस्क्वालीफाइड वगैरह, मिसिंग वगैरह, इस तरीके से होंगे। अब मतदान दल के कर्तव्यों की बात करें तो मतदान दल में जो भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनके अलग अलग काम चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हुए हैं। तो RP नियम 1951 की धारा 27 के तहत पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्तव्य है कि वह वहाँ व्यवस्था बनाए रखे और ये देखे कि मतदान निष्पक्ष रूप से हुआ है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी को कर्तव्य होगा कि वो ऐसे केंद्र के पीठासीन अधिकारी को उसके कार्य निष्पादन में सहायता करे। यानी पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष रूप से मतदान करवाए। जो भी कर्मचारी होंगे, मतदान अधिकारी होंगे PO1 2, उनका दायित्व है कि वो इस कार्य में पीठासीन अधिकारी की सहायता करे और एक टीम वर्क के रूप में काम करे। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी तथा निर्वाचित में नियोजित कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति चुनाव की अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पे माना जाता है और ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। यानी जब आप चुनाव संबंधित कार्य करते हैं तो एक तरह से चुनाव आयोग में आपकी प्रतिनियुक्ति मानी जाती है, तो आपको चुनाव आयोग के निर्देशों की अक्सर से वहाँ पालना करनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य। मैंने वैसे प्रत्येक मतदान अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में पूरा विस्तार से एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक ओवरऑल वीडियो है जिसमें A to Z पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी दूंगा। प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य में सबसे पहले ये निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होती है उसका भार साधक होगा और ये निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी है। जब भी मतदाता आएगा सबसे पहले पहचान है वो मतदान अधिकारी 1 यानी प्रथम करेगा, PO1 करेगा और पहचान के बाद ही वो निर्वाचक नामावली में उसकी एंट्री करेगा, यानी उसमें लाइन वगैरह खींचेगा, जो भी करेगा। और पहचान के लिए मतदाता पहचान कार्ड या अन्य जो भी पहचान है, अब जैसे अशासकीय पर्ची है उससे पहचान नहीं होगी, उसके लिए आपको कोई भी दस्तावेज मैंने जो भी बताए हुए हैं वो दस्तावेज मतदाता के पास में होने चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले मतदान अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी है, पर्ची जो अशासकीय पर्ची लेके आएगा उसमें निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या को पढ़ेगा जिसको एजेंट भी सुनेंगे। उसके बाद में उस व्यक्ति को अपना नाम बोलने के लिए कहेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कहेगा। मान लो उसको डाउट हो तो वो अपने उस संबंधित माता का नाम, पिता का नाम वगैरह पूछ सकता है।
प्रथम मतदाता के द्वारा सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता के पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। एजेंट्स को भी आपको सब पहले से ही आपको बोल देना है कि कोई व्यक्ति अगर गलत है, अपना नाम गलत बोल रहा है या वास्तविक व्यक्ति नहीं है, तो आप उसी समय जब वो मतदाता PO1 के पास आ रहा है तभी आपको ऑब्जेक्शन करना है। उसके बाद PO1 के पास अगर वो उसकी पहचान साबित हो जाती है और PO2 के पास जाता है तब आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और प्रथम मतदान अधिकारी क्या करेगा कि मतदाता का जो पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसका नाम अंडरलाइन नहीं करेगा, बल्कि फोटो युक्त जो मतदाता सूची होगी उसमें फोटो को छोड़ करके जो बॉक्स है उसमें लाल कलर से तिरछी लाइन खींचेगा। और महिला अगर है तो उसमें लाइन खींचने के साथ साथ उसके जो क्रमांक है, नाम के आगे जो भी क्रमांक होंगे उस पर लाल सही से गोला बनाना है। और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उस पर एस्ट्रिक यानी स्टार का निशान लगाना है। और जिन मतदाताओं की पहचान ईपिक के द्वारा होगी उनके नाम के आगे वहाँ ईपिक लिखना है, ई लिखना है बाईं ओर, ई लिखना है। अन्य जो भी है उसमें आपको डी लिखना है। इसके अलावा और क्या करना है, यदि मतदाता पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जाएगी। और प्रथम मतदान अधिकारी के पास सांख्यिकीय प्रपत्र भी होगा जिसमें मेल फीमेल वगैरह है वो काउंट करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देंगे कि जो भी महिला है उनके नाम के क्रम संख्या के आगे घोड़ा कर देंगे तो भी आपको पहचान में आसानी रहेगी। इस तरीके से ये वोटर लिस्ट होगी। तो इस तरीके से जो भी मतदाता था उसके फोटो को छोड़ करके इस तरीके से यूँ तिरछी लाइन है, लाल कलर की लाइन खींचनी है। और अगर कोई महिला है और वो आ रही है तो उसके लाइन भी खींचनी है और उसके क्रमांक के आगे ऊपर लाल कलर से घोड़ा करना है, ताकि बाद में भी आपके काउंटिंग में भी आसानी रहेगी। और मान लो जैसे कोई PB किसी के लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो या तो कोई कोई कर्मचारी है जिसको पोस्टल बैलेट जारी किया गया है, तो वो यहाँ मतदान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के नाम के आगे PB लगा हुआ आएगा उसको पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है, वो इस बूथ पे मतदान नहीं कर पाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी की। तो द्वितीय मतदान अधिकारी वो अमित शाही का पार्षद होगा। इसके अलावा उसके पास में एक तो मतदाता रजिस्टर 17 का होगा और मतदाता पर्ची होगी। उसके बाद में सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि उस पर कोई अमिट स्याही तो नहीं है। उसके बाद अगर वो दस्तावेज जो भी लाता है तो उसकी 17 का में एंट्री करनी है। तो 17 का रजिस्टर में अगर वो ईपिक ला रहा है तो उसके ईपी लिखना है। और अन्य कोई दस्तावेज ला रहा है तो उसके 4 जो क्रमांक है वो 17 का में पहचान के सबूत वाले कॉलम में लिखने हैं। इसके अलावा 17 क में उसके मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा, यानी वोटर लिस्ट में उसका किस क्रम पर नाम है, और मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी लेगा। और फिर उसके बाद में मतदाता की बाईं तर्जनी है, बाईं हाथ की तर्जनी, उसमें नाखून से ऊपरी सिरे से लेकर के पूरे नाखून से होते हुए नाखून और चमड़ी के रिज युग्म तक अमिट स्याही लगाएगा। यानी जो अमिट स्याही लगाने का काम है वो भी PO2 के पास में होगा। तो वो पूरी अंगुली और जो नाखून से ऊपर चमड़ी पे भी स्याही लगानी है, निशान बड़ा लगाना है। पूरा मैंने विस्तार से PO2 के जो फंक्शन है उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा और क्या ड्यूटीज है, सेकंड जो पोलिंग ऑफिसर है वो एक तो इंचार्ज ऑफ वोटर रजिस्टर ऑफ वोटर यानी 17A या 17 का वोटर का प्रभारी है मतदाता रजिस्टर का। इसके अलावा वो ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ थंब ऑफ इम्प्रेशन ऑफ ईच इलेक्टर, प्रत्येक मतदाता के साइन या अंगूठा उसको करवाना है 17 का रजिस्टर में। और उसको वोटर स्लिप है वो इशू करनी है। और इंचार्ज ऑफ इंडिलिजिबल जो इंक है यानी अमित शाही का वो बार साधक है, तो अमित शाही भी उसके पास है। अब बात करेंगे तृतीय मतदान अधिकारी की। तो तृतीय मतदान अधिकारी है वो CU यानी कंट्रोल यूनिट का बार साधक होगा। और ये पीटरसन अधिकारी के पास की मेज पे बैठेगा। और जब PO2 मतदाता को पर्ची जारी करेगा वो पर्ची वोटर ला करके PO3 को देगा। PO3 मतदान पर्ची को प्राप्त करके उसके पास क्रमबद्ध रखेगा। उसको 50-50 के जो भी बंडल वगैरह जिससे भी निर्देश होगा उसको सुरक्षित रखनी है पर्चियाँ, क्योंकि वो भी लिफाफे में पैक होगी। और पर्ची प्राप्त करने के बाद में वो जो कंट्रोल यूनिट है उस पर बैलेट इशू करेगा। बैलेट बटन का दबा करके उस मतदाता को कहेगा कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जा करके अपना वोट दें। और जब मतदाता उस वोट को रिकॉर्ड करने के लिए कंपार्टमेंट में जाएगा तब वो उसको जब तक बीप की आवाज़ नहीं आए तब तक उसको रुकने के लिए कहना है। और जब बीप की आवाज़ आ जाए उसके बाद में उसका वोटिंग हो जाए। उसके बाद में भी उसकी निर्वाचक की जो बाईं तर्जनी पे अमिट स्याही का निशान देखना है कि कहीं उसने स्याही का निशान मिटाया तो नहीं है, ये चेक करना है। और उसके बाद उसको ऑफिस जाने देना है। तो ये मतदान अधिकारी के कर्तव्य संक्षेप में बताएंगे। तो प्रथम मतदान अधिकारी सबसे पहले उसके पहचान के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है इसके पास मतदाता रजिस्टर और पर्ची होगी और स्याही होगी। तीसरा है उसके पास कंट्रोल यूनिट का बार साधक होगा, तो वो बैलेट जारी करेगा। अब पीठासीन अधिकारी के जो कर्तव्य है उसमें बात करेंगे। तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है और मतदान केंद्र के आसपास की 100 मीटर की पूरी परिधि है उनका दायित्व पूरा पीठासीन अधिकारी का है। मतदान केंद्र की स्थापना करना, मतदाताओं को पंक्तियों में खड़ा करना, चुनौती वोट, निवेदित टेंडर वोट, चुनौती वोट, नेत्रहीन, शीतलांग, अल्पायु मतदाताओं के मामले वगैरह निपटाना, नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील यानी मशीन की सीलिंग करना, स्पेशल टैग लगाना, मतदान से पूर्व मशीन को तैयार करना वगैरह, ये सारे काम हालांकि मतदान ये पीठासीन अधिकारी के लेकिन सभी की सहायता से किए जाएंगे। सेक्टर अधिकारी के द्वारा माने जाने पर जो भी आवश्यकता होगी, मतों की संख्या वगैरह बताना।
इसके अलावा मतदान समाप्ति पे सीयू का क्लोज बटन दबाकर समाप्त करना, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी जारी करना पड़ेगा कि सीयू का बटन दबा दिया। इसके अलावा मॉक पोल सर्टिफिकेट भी आपको जारी करना पड़ेगा। और मतदान समाप्ति के बाद में सीयू, वीवीपैट और बीयू को कैरिंग सील बॉक्स में सील करना। उसके बाद में सांविधिक असांविधिक लिफाफे तैयार करना और जहां आवश्यक हो वहां सील करना। इसके अलावा समस्त मतदान सामग्री और मतदान सदस्यों के साथ में वापस संग्रह केंद्र पर आकर निर्धारित रूट से लौटकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंटर पे मतदान सामग्री जमा कराना। तो ये पूरे उसके कार्य होंगे। अब है निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समस्त जानकारी को भलीभांति अध्ययन करना, वोटिंग मशीन को भलीभांति चलाने का अभ्यास करना, सभी प्रकार के फॉर्म को भरने का अभ्यास करना। और मैंने लगभग सारे जो फॉर्म है, पीओ डायरी है, इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2, 3, 4, उनको किस तरीके से पढ़ना उसका पूरा नमूना आपको अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ये काम है। इसके अलावा पोलिंग मटेरियल की जो चेक लिस्ट है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है, एक तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों की सूची आपको 17A में मिलेगी। लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट कोई है उसके लिए फॉर्म 14 आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ ब्लाइंड और इन्फॉर्म वोटर, अंधे विकलांग वोटर की सूचना है, फॉर्म 14A में मिलेगी। टेंडर वोट है, आपको फॉर्म 17B में आपको उसकी एंट्री करनी है, तो वो भी फॉर्म मिलेगा। अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्ड 17G या 17C है, उसकी लगभग 10 कॉपियाँ आपको मिलेगी। और रिकॉर्ड ऑफ पेपर सील का लिखा है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा रिसिप्ट बुक ऑफ डिपॉजिट ऑफ चैलेंज वोट फॉर फीस, जो ₹2 की जो चैलेंज वोट की रसीद होगी उसके लिए भी आपको रिसिप्ट बुक मिलेगी। लेटर SHO होगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पोल, यानी मतदान शुरुआत की घोषणा और समाप्ति की घोषणा है, जो फॉर्मेट है वो भी मिलेंगे आपको। डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर बाय ये अबाउट हिज एज, यानी आयु संबंधी घोषणा है, उसके फॉर्मेट मिलेंगे। और इसके अलावा जो लोग आयु संबंधी घोषणा देते हैं या मना करते हैं उसके भी फॉर्मेट है। इसके अलावा जो अंधे, दिव्यांग या विकलांग जो लोग हैं उनके साथ में जो साथी आएगा उसकी घोषणा का फॉर्म भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा पासेज मिलेंगे आपको पोलिंग एजेंट्स के लिए 10। विजिट शीट मिलेगी जिसमें समय समय पर जो भी अधिकारी आएंगे उनके साइन वगैरह करवाना है। फॉर्मेट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको मिलेगी। अब सबसे पहले मॉक पोल से पूर्व EM और वीवीपैट की जांच करना। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जो भाग होंगे इस तरीके से होगा, ये बैलेट यूनिट होगी, ये कंट्रोल यूनिट होगी और ये वीवीपैट होगी। बक्से को खोल करके आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इस तरीके से आप खोलेंगे तो इस तरीके से आपको ये यूनिट दिखेगी। अब बैलेट यूनिट के जो भाग है इसमें सबसे पहला भाग जो शुरुआत में बताया था, यहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर 16 से अधिक कैंडिडेट है और 2 मशीन काम में ले रही है तो यहाँ 1 मिलेगा, दूसरी मशीन पे 2 मिलेगा। तो आपको पहले 1 नंबर वाली मशीन लगनी है, उसके बाद 2। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह होता है। तो यहाँ प्रतिशत जो अंक है वो लगभग 1 होगा, और 1 का मतलब है कि एक ही बैलेट यूनिट काम आ रही है। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो दूसरी यूनिट काम आएगी, तो वो यहाँ 1 पे 1 होगा और दूसरी यूनिट पे 2 नंबर होगा। यहाँ जो नीले कलर के बटन है ये उम्मीदवार को मत देने के लिए काम में आएंगे। यहाँ दबाने के बाद में वोट पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे ही कोई मतदाता है इस नीले कलर के बटन को दबाएगा तो उसके सामने का जो लाल कलर की बत्ती है वो शुरू हो जाएगी, यानी उसको वोट कास्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ जो है ये मतपत्र लगेगा इस तरीके से, और यहाँ जो ऊपर से नीचे, यहाँ से लेकर के ये नीचे तक एक पिंक पेपर सील है, इस तरीके से यहाँ लगी हुई होगी। ये पिंक पेपर सील होगी जिस पर विशेष क्रमांक वगैरह होंगे। अब मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट की जांच करनी है तो इसको आप आगे के भाग देखा, पीछे के भाग इस तरह का जो स्टिकर लगा होगा जिस पे इसके सीरियल नंबर वगैरह होंगे वो भी आपको नोट करना है। एड्रेस टैग पे चेक कर लेना है, क्योंकि इसकी 17G रजिस्टर वगैरह सभी जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अलावा जो मिलान कर लें, मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट की जाँच इस तरीके से आपको करनी है। ये आप देख लें कि इसमें एक तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसको सील किया गया है, तो पिंक पेपर सील इस पर सही लगी हो, एड्रेस टैग लगे हुए हो, और जिस मतदान केंद्र के लिए आपको आवंटित किया गया वही की हो, ये विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं सीयू की। तो कंट्रोल यूनिट के जो भाग है इस तरीके से ये पावर ऑन लैंप है। जब भी आप मतदान इस मशीन को शुरू करेंगे तो ये पावर ऑन का लैंप है वो शुरू हो जाएगा, जो हरे कलर की बत्ती है, और ये लगातार जब तक मशीन को बंद नहीं करेंगे तब तक चालू रहेगी। ये डिस्प्ले होगा, शुरुआत में कैंडिडेट के नाम वगैरह आ जाएंगे और उसमें टोटल वगैरह आप कभी भी चेक कर सकते हैं। बीजी लैंप का मतलब होगा कि जब यहाँ से आप बैलेट इशू करेंगे, बैलेट बटन दबाएंगे, तब ये बीजी लैंप शुरू हो जाएगा। और जब तक BU में यानी जो बैलेट यूनिट है उसमें मतदान नहीं होगा और बीप की आवाज़ नहीं आएगी तब तक ये बीजी लैंप शुरू रहेगा। उसके बाद में जैसे ही मतदान हो जाएगा ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। फिर जब दोबारा आप बैलेट इशू करेंगे तभी ये लाइट शुरू होगी। यहाँ इसकी क्रम संख्या वगैरह जो आ जाएगी। कैंडिडेट सेक्शन है ये, और यहाँ बैटरी सेक्शन है। कैंडिडेट सेक्शन आपको पिंक पेपर सील के द्वारा, RO के द्वारा सील किया हुआ मिलेगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो क्लोज का बटन है वो आपको खुला रखना है, क्योंकि बाद में आपको मशीन को मतदान समाप्ति के बाद में क्लोज बटन दबा करके बंद करना है। ये रिजल्ट सेक्शन है, ये खुला रहेगा, और मतदान मॉक पोल करने के बाद इसको आपको सील करना है ग्रीन पेपर सील से। इसके अलावा ये टोटल का बटन है, आप किसी भी समय टोटल चेक कर सकते हैं।
और ये बैलेट जारी करने का बटन है। अब कंट्रोल यूनिट का जो भी इस तरह का जो भाग है, मॉक पोल में आपको ये ऊपर तो सील लगी होगी कैंडिडेट सेक्शन में, पिंक पेपर सील इस तरह की होगी जिसमें आरओ के साइन वगैरह जज के भी साइन होंगे। अब यहाँ जो क्लोज बटन है उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद क्लियर CRC है, आपको इसी क्रम में बटन दबाएंगे तभी काम करेंगे। तो ये इस तरह का जो सेक्शन होगा। अब इसमें टोटल का बटन है, यहाँ कभी भी दबा सकते हैं। बैलेट जारी करने के लिए बैलेट बटन होगा, जिसको मतदाता PO3 के पास में आएगा जब उसको जारी करेगा पर्ची लेकर के। अब इसको पावर ऑफ का जो है, जो CU है उसका ऊपर के भाग में इस तरह का एक तो पावर ऑन ऑफ का जो स्विच होगा, इसके अलावा जो केबल होगी यहाँ, ये केबल है वो वीवीपैट से आएगी और यहाँ कनेक्ट होगी, जिसमें दो अलग अलग कलर दिए होंगे। लाल कलर का सिरा है वो लाल कलर से जोड़ना है, ब्लैक कलर का ब्लैक कलर से। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इसको घुमा करके लगाएंगे तो लगेगी नहीं, कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसी तरह का है कि इसी स्थिति में ही इसका कनेक्शन होगा। और इसके बाद में वीवीपैट है, इस तरह की वीवीपैट मिलेगी आपको, जिसमें यहाँ इसका जो एक तरह से पारदर्शी कांच की तरह प्लास्टिक का जो होगा, जिसके अंदर पर्ची आपको दिखेगी जो भी वोटर उनको। ये जो नॉब है ये अभी खड़ी स्थिति में है, तो ट्रांसपोर्ट के समय इसको आड़ी लेटी हुई अवस्था में रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। वर्टिकल सिर्फ पोलिंग के समय रखना है, उसके बाद इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर देना है। और इस तरह का ये जो कंपार्टमेंट होगा जिसमें स्लिप्स होगी, स्लिप्स मॉक पोल की स्लिप्स निकालने के बाद में इस भाग को भी आपको सील करना है। उसके बाद में इस तरीके से इसमें जो बैटरी कंपार्टमेंट होगा, बैटरी कंपार्टमेंट है, आप इसको सील नहीं करना है क्योंकि बैटरी कभी भी चेंज की जा सकती है। और यहाँ से जैसे आप कनेक्शन करेंगे तो यहाँ जो BU का कनेक्शन यहाँ होगा, और इसकी जो केबल होगी वीवीपैट की उसका कनेक्शन CU से होगा। इस तरीके से ये BU का कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। और नॉब है, आपको विशेष ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट मोड में हमेशा लेटी हुई अवस्था में होनी चाहिए। अब यहाँ जो प्रिंटर इसका है वो लॉक रहे, और इसलिए जो ये चालू हालत में तो इस तरीके से होनी चाहिए, इसका नॉब खड़ा होना चाहिए। और जो ट्रांसपोर्ट के मोड में जब हो तो उस समय आपको नॉब इसको इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना है, आड़ी यानी लेटी हुई अवस्था में रखना है, ताकि इसके अंदर का जो पेपर रोल है वो हिले नहीं, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं हो। अब जो जोड़ने का कनेक्शन का काम होगा वो इस तरीके से होगा। वीवीपैट हमेशा याद रखना है कि वीवीपैट बीच में रहेगी। वीवीपैट की जो केबल है वो CU से जुड़ेगी, और BU की केबल है वो वीवीपैट से जुड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि BU और वीवीपैट की तो केबल होगी, CU की कोई केबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो वीवीपैट से बैलेट यूनिट को जोड़ें, यानी वीवीपैट की जो केबल है वो इसमें बैलेट यूनिट की केबल वीवीपैट से जुड़ेगी, वीवीपैट की CU से। वीवीपैट यूनिट से एक 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल है जो वीवीपैट से निकलती है, वो आपको CU में जोड़नी है, जिसमें प्लग लगा हुआ है और जो कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में लगाया जाना है, जिसमें भी ब्लैक और रेड कलर का होगा, तो आप आसानी से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ इस तरीके से ये BU और CU और वीवीपैट ये दोनों तो आपके वोटिंग कंपार्टमेंट में पड़ी रहेगी। CU है वो आपको PO3 की टेबल पे पड़ी रहेगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे इसमें यहाँ जो भी मॉक पोल के दौरान है, तो यहाँ एक नंबर दिखाई देगा, यानी एक मशीन काम में आ रही है। 16 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो दूसरी मशीन होगी। क्योंकि से रेडी लैंप है, जहाँ से बैलेट इशू होगा तब ये रेडी लैंप शुरू हो जाएगा। जब तक नीला बटन नहीं दबेगा तब तक ये बत्ती चालू रहेगी। नीला बटन दबते ही ये बत्ती है वो बंद हो जाएगी और बीप की आवाज़ आ जाएगी। पिंक पेपर सील है वो आपके BU और CU दोनों पे लगी होगी और RO लेवल पे लगी होगी, आपको उसको कुछ नहीं करना है। इस तरह की जो सील लगी जिस पे क्रमांक होंगे, बार कोड वगैरह भी होगा, QR कोड जो भी होगा, चुनाव निर्वाचन आयोग का इसमें निशान होगा, नाम वगैरह होगा। तो पिंक पेपर सील है इस तरीके से होगी। ये जो CU है इस पर कैंडिडेट सेक्शन पे होगी जो सील होगी, और FLs के समय जो बेल के इंजीनियर वगैरह उनके द्वारा लगी जाएगी, और जो भी उम्मीदवार है RO या उनके एजेंट के द्वारा साइन की हुई आपको मिलेगी। बैलेट यूनिट के भी इस भाग में इस तरीके से, ये इस तरीके से या ऊपर से नीचे या इस साइड से किसी भी हालत में आपको पिंक पेपर सील लगी हुई मिलेगी। आपको उसको कुछ नहीं करना है, उसको उस पर लगी हुई है ये आपको सुनिश्चित करना है। नोटा का प्रावधान भी किया हुआ है, कोई व्यक्ति अगर किसी कैंडिडेट को मत नहीं देना चाहता तो वो नोटा को दे सकता है। और नोटा का जो भी बटन होगा वो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सबसे लास्ट में होगा। जैसे 7 कैंडिडेट तो 8वें नंबर पे होगा, अगर 15 कैंडिडेट है तो 16 नंबर पे नोटा का बटन होगा। उसके नीचे के बटन अगर है तो वो बंद होंगे। कंट्रोल यूनिट के बैक साइड में भी इस तरह का स्टिकर लगा होगा, जिसमें RO द्वारा FLC के बाद में स्टिकर लगाया जाएगा, और जिसमें इसके क्रमांक यहाँ भी होंगे, इस पर भी क्रमांक होंगे, इस पर जो भी बेल के इंजीनियर वगैरह होंगे उनके साइन होंगे। तो इसको आप एक अच्छी तरह से मिला लें। जब भी आप सामग्री लें तो इन जो इसके नंबर है ये आप जरूर कंफर्म कर लें। और कंट्रोल यूनिट में भी आपको जैसे ही कनेक्शन करना है तो पहले केबल को कनेक्ट करना है, वीवीपैट को वगैरह सबको जोड़ने के बाद ही पावर ऑन करना है। और जैसे इसको पावर ऑन करेंगे EVM ऑन हो जाएगी, और इसमें जो भी इसकी चेकिंग वगैरह वो चालू हो जाएगी। और ऑन होते ही वीवीपैट का कनेक्शन चालू हो जाएगा। वीवीपैट का जो नॉब है आपको वर्टिकल रखना है, और सारा कनेक्शन हो जाएगा तो शुरू होते ही वीवीपैट अपनी खुद की चेकिंग करेगी, और 7 पर्चियाँ हैं वो वीवीपैट में गिरेगी। वो अपनी मशीन की चेकिंग की पर्चियाँ होगी। इस तरीके से कंट्रोल यूनिट चालू होते ही वो अपना सेल्फ चेकिंग करेगी, जिसमें डेट आएगा, टाइम आएगा, उसके बाद में उसमें कितने कैंडिडेट्स सेट किए हुए हैं वो आ जाएंगे।
उसके बाद में अगर कोई किसी कैंडिडेट को वोट पड़ा हुआ तो वो आ जाएगा, बैटरी की क्षमता आ जाएगा, ईवीएम के भागों की खोज करेगा, बीयू को डिस्कवर करेगा, बीयू पाई गई, फिर वीवीपैट है, वीवीपैट पाई गई। इस तरीके से सारी जांच करने के बाद में ये अपने आप मैसेज आ जाएगा कि ईवीएम इज रेडी। के बाद आपको मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया यानी बनावटी मतदान है, ये मतदान के 90 मिनट पूर्व करना है। और अभी जैसे आपको पता है कि 7 का टाइम है, तो 5:30 पे ये शुरू कर देना है, तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होगा। और यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित होता है तो अधिकतम पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक आपको इंतजार करना है। जैसे ही 90 मिनट का समय, तो जैसे 5:30 शुरू हो जाएगा, अगर कोई एजेंट आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी 15 मिनट तक आपको एजेंट्स का इंतजार करना है। और शाम को जब भी एजेंट्स वगैरह आए या बीएलओ के थ्रू आप एजेंट्स को कह दें कि आप मतदान से 90 मिनट पूर्व किसी भी हालत में बूथ पे पहुंच जाएं, ताकि आपकी उपस्थिति में मॉक पोल हो। लेकिन किसी कारण से कोई मतदाता अगर नहीं आता है, एजेंट नहीं आता है, तो आपको उस एक व्यक्ति के लिए कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 15 मिनट तक इंतजार करना है। उसके बाद में मॉक पोल का प्रोसेस शुरू करना है, क्योंकि न्यूनतम 50 वोट आपको डलवाने हैं और उसके बाद में मशीन क्लियर करनी है, सील करनी है, ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जाएँ और जहाँ तक संभव हो सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में समान वोट होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट जितने भी हो उसके अनुसार आप उसकी काउंटिंग कर लें। नोटा समेत जितने भी कैंडिडेट हैं उनको समान मत होने चाहिए, 50 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम 50 होने चाहिए। और इसके लिए जो अभिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि मॉक पोल प्रारंभ करते समय मशीन में पहले से कोई वोट नहीं है, तो टोटल बटन दबा करके आप पहले मॉक पोल से शुरू से पहले आपको एजेंट को बता दें कि मशीन में एक भी वोट नहीं है। उसके बाद में वीवीपैट का जो फ्लिप बॉक्स है उसको भी आप खाली कर दें, चेक कर लें। उसके बाद में यदि मतदान के समय पूरा सेट बदला जाता है, अब ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मॉक पोल करते समय कोई मशीन खराब हो जाती है, कोई यूनिट खराब हो जाती है, तो सिर्फ यूनिट बदली जाएगी, इसमें आगे आ जाएगा। वैसे मैंने इसके लिए पूरा विस्तार से वीडियो बनाया कि किस समय कौन सी मशीन चेंज होगी या क्या होगा। अगर मतदान के दौरान यानी वास्तविक मतदान के दौरान कोई सेट खराब हो जाता है तो आपको मॉक पोल तो करना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक एक वोट देना है प्रति कैंडिडेट को, आपको 50 वोट देने की आवश्यकता नहीं है। ये ड्यूरिंग मॉक रियल पोल है, वास्तविक पोल के दौरान अगर सेट चेंज होता है, खास करके बीयू या सीयू चेंज होती है, तब आपको मॉक पोल करवाना है, लेकिन एक एक मत ही देना है। अब इसके लिए जैसे मॉक पोल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर का बटन दबाएंगे, एजेंट को आश्वस्त करेंगे कि मशीन में कोई वोट नहीं है। उसके बाद में बैलेट जारी करना है, फिर सारे वोट हो जाए उसके बाद में क्लोज दबाना है, उसके बाद में रिजल्ट दबाना है। रिजल्ट में सभी एजेंट्स को बताना है कि प्रति कैंडिडेट को जितने जितने वोट दिए थे वो वोट शो हो रहे हैं। उसके बाद में मशीन को क्लियर करना है, वीवीपैट से पर्चियाँ काउंट करनी है, पर्चियाँ 7 पर्चियाँ मशीन की वाली वो अलग रखनी है। उसके बाद में कैंडिडेट वाइज पर्चियाँ हैं, उसके बाद में मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करना है। उसके बाद में वापस सीयू को स्विच ऑफ करना है, क्योंकि मशीन की सीलिंग करें तो सीलिंग हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में ही करें, और उसके बाद वापस सीलिंग करने के बाद मशीन का जो भी पावर है वो शुरू कर दें। तो ये मॉक पोल है, बनावटी मॉक पोल। तो सबसे पहले आपको क्लियर बटन दबाना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। उसके बाद में इस तरीके से मशीन में जो भी मैसेज आएंगे उसके बाद में एक एक करके आपको बैलेट इशू करना है। प्रत्येक कैंडिडेट को समान वोट देते हुए कम से कम 50 वोट नोटा सहित आपको दिलवाने हैं। इस तरीके से ये बत्ती जलती रहेगी और एक एक वोट आप देते रहें। और जो मॉक पोल है वो आपको रियल पोल की तरह ही, यानी बीयू और सीयू आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में मॉक पोल का जो परिणाम है तो आपको रिजल्ट सेक्शन ये दबाएंगे, तो जितने भी वोट पड़े थे, प्रत्येक कैंडिडेट के वाइज कितने कितने वोट पड़े, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो वो आपको चेक कर लेनी है, एक पेपर पर नोट भी करनी है। उसके बाद में ये इस तरीके से कैंडिडेट वाइज इसमें वोट्स हो जाएंगे, एक कैंडिडेट को इतने मिले, दूसरे को इतने मिले, तीसरे को इतने मिले। और उसके बाद में वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है, स्लिप का जो ड्रॉप बॉक्स है, उसमें से आपको स्लिपें निकालनी है। 7 जो स्लिपें हैं मशीन टेस्टिंग की वो आपको अलग रखनी है। बाकी जो स्लिपें हैं इस तरह की जो 7 पर्चियाँ निकलेगी वो नॉट टू बी काउंटेड उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, यहाँ से आप उसको आराम से पहचान सकते हैं। सबसे ऊपर इस पे ऊपर ही लिखा हुआ आएगा नॉट टू बी काउंटेड, वो मशीन की चेकिंग है तो उनको आपको अलग रखना है। उसके बाद में जो भी इस तरह की जो कैंडिडेट 1 को मिलेगी, 2 को मिली, 3 को मिली, जितने भी है कैंडिडेट वाइज पर्चियों को आपको निशान दे करके, कैंडिडेट का नाम दे करके, क्रम संख्या दे करके किसी भी तरीके से आप उनको कैंडिडेट वाइज सेट करनी है। और उसके बाद में उन सभी को एक काला कलर का लिफाफा आपको दिया गया, उस लिफाफे में आपको रखनी है, और उस लिफाफे के ऊपर आपको पिंक पेपर सील से उसको सील करना है, और उस पर पोलिंग एजेंट, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी वगैरह सभी के साइन करवाने। तो इस तरीके से ये जो लिफाफा होगा उसको सब पहले चपड़ी से सील करना है, और जो भी स्लिपें वगैरह रखने के बाद में उसके बाद में इस तरीके से आपको यहाँ इसके ऊपर पिंक पेपर सील जो मिलेगी आपको वो इसके ऊपर लगानी है। तो ये पिंक पेपर सील होगी। उसके बाद में जो एक बार मॉक पोल का प्रक्रिया पूरी हो जाए, लिफाफा पैक हो जाए, मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर लें, उसके बाद में रियल पोल के लिए मशीन को वापस सील करना है। उससे पहले आपने क्लियर दबा करके मशीन के टोटल को चेक कर लें कि मशीन में आप कोई भी वोट नहीं है। उसके बाद में मशीन की सीलिंग करनी है, तो ये ग्रीन पेपर सील है वो आपको काम में लेनी है। तो
उसके लिए पहले स्विच ऑफ करना है मशीन को, उसके बाद सीलिंग प्रोसेस शुरू करनी है। मॉकपोल हो गया, उसके बाद आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद में मशीन को स्विच ऑफ कर लिया, उसके बाद आपको मशीन की सीलिंग करनी है। अब सीलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ग्रीन पेपर सील मिलेगी, जो इस तरीके से जो क्लोज का बटन होगा इसके ऊपर से खांचा है उसको आपको उठाना है, और यहाँ जो पिंक पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील, इसको आप नीचे से इंसर्ट करना है। जिसमें ग्रीन कलर का भाग है वो ऊपर रहना चाहिए, रेड कलर का भाग नीचे होगा। ऊपर है वो ए निशान आ जाएगा, नीचे बी निशान आ जाएगा, इस तरीके से। और इसी जो वी पैट है उसका जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसमें से स्लिपें सारी निकालने के बाद में इसको भी आपको सील करना है, क्योंकि ये वास्तविक मतदान की जो भी स्लिप है वो आप इसी में स्टोर रहेगी, इसलिए इसको भी आपको सील करना है। इसके बाद में जो स्पेशल टैग है, ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद में आपको इस तरह का स्पेशल टैग मिलेगा, जिसमें ये धातु का इस तरीके का भाग होगा, जिसपे क्रमांक होंगे और RJ की सीरीज होगी। उसके बाद में क्रम संख्या जो 5 अंकों की होगी, और जिसका शुरुआत RJ क्रमांक होगा। ये आप इस एजेंट्स को भी इसके नंबर नोट करने दे सकते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर एजेंट्स वगैरह के सभी के साइन करवाने हैं। इसके बीच का जो भाग होगा वो क्लोज बटन पे आएगा, खुला रहेगा, और बाकी इसमें यहाँ से धागे से इसको सील करना है। तो इस तरीके से यहाँ से जैसे इस तरीके से क्लोज बटन है, ये आप यहाँ से इसको धागे से सील करके यहाँ चपड़ी करनी है। स्पेशल टैग है, ये पीले कलर का लगभग हुआ, जिसपे CU के नंबर आपको लिखने हैं। इसके सीरियल नंबर ऑटोमेटिक इसके ऊपर प्रिंटेड होंगे, और एजेंट्स वगैरह के साइन करवा के आपको रखना है। तो ये इस तरीके से इसको क्लोज करना है। ये पूरे मशीन सीलिंग का प्रोसेस का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख लें, आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से जैसे ही आप ये ग्रीन पेपर सील को इंसर्ट करेंगे तो हरा भाग ऊपर, रेड नीचे रहेगा, ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। अब इसका ये भाग को यहाँ आपको इस तरीके से यहाँ लाना है, और इसके ऊपर जो भी चिपकाने वाला पदार्थ है उसको हटाना है। जैसे इसमें इस तरीके से हुआ, ये भाग है। अब जैसे आंतरिक द्वार को बंद करना है, और उसके बाद में ग्रीन पेपर का जो सील है इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए, ए भाग ऊपर, बी नीचे। और उसके बाद में इसके ऊपर कोई भी एजेंट्स वगैरह साइन करना चाहे उनको साइन करवाना है। उसके बाद में जो उसकी क्रम संख्या है वो भी आपको नोट करने लेनी है। और उसके बाद में मशीन की सीलिंग करनी है, जिसमें ए भाग इसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ऊपर बी भाग आएगा, उसके ऊपर इसके क्रमांक दिखने चाहिए। तो प्रो प्रोसेस मैंने बताया हुआ, तो वो आप करें। उसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान प्रारंभ की घोषणा है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। उसका पूरा फॉर्मेट है वो भरना है, एजेंट्स के साइन करवाना है। और इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, मतदान प्रारंभ की घोषणा, इस तरीके की घोषणा होगी, एजेंट्स के साइन होंगे। अगर कोई मशीन बदली जाती है तो मॉक पोल के समय अगर कोई खराबी आती है तो जो यूनिट डिफेक्टेड यूनिट होगी वही रिप्लेस होगी। CU खराब होती है तो सिर्फ CU बदली जाएगी, BU खराब होगी तो BU, वीवीपैट खराब होगी तो वीवीपैट। ये ध्यान रखना है। और वास्तविक पोल के दौरान अगर कोई है तो उसका प्रोसेस अलग होगा। जैसे वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट के अलावा BU या CU खराब होती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। और मॉक पोल के लिए एक एक है वो मत करवाया जाएगा। यहाँ 50 वोट दिलवाने की आवश्यकता नहीं है मॉक पोल में, ये मॉक पोल में करना है। दोबारा मशीन चेंज होती है तो आपको एक एक वोट से मॉक पोल करना है। और वास्तविक मतदान के समय केवल वीवीपैट में खराबी आती है तो वीवीपैट को बदला जाएगा, इसके लिए कोई मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहाँ बात करेंगे, ये इस चार्ट से आपके क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद में अगर BU खराब हुए तो BU, CU और वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। अगर CU खराब हो जाए तो भी पूरा सेट बदला जाएगा। अगर वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, और वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट की बैटरी बदली जाएगी। इसके अलावा वास्तविक पोल के दौरान अगर BU, CU खराब होगी तो पूरा सेट बदला जाएगा। और नई मशीन में प्रत्येक खुले उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार होंगे नोटा सहित उनको एक एक वोट देकर के मॉक पोल करवाना है। और पुरानी जो खराब जो मशीन है जिसमें वोट रिकॉर्ड हो गए हैं, भले एक ही वोट हुआ हो, उसको पोलिंग पार्टी को अपने पास रखना है। अगर मॉक पोल के दौरान कोई मशीन खराब हो जाती है तो वो मशीन आपको सेक्टर ऑफिसर को सौंप देनी है, और उनके बाद में जो भी आपको मशीन प्राप्त होगी वो आपको लेनी है। लेकिन अगर वास्तविक पोल के दौरान अगर मशीन खराब होती है तो उसमें वोट पड़े हुए हैं, चाहे एक वोट ही हो, तो मशीन आपके पास पार्टी के पास रहेगी, वो पार्टी जमा कराएगी। ये विशेष है। और वास्तविक मतदान से पहले कोई भी यूनिट खराब हो तो जो यूनिट खराब है वही बदली जाएगी। ये विशेष आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा इसका जो कनेक्शन है, तो जैसे BU का कनेक्शन वीवीपैट से होगा, वीवीपैट की जो केबल है वो CU से जुड़ेगी, वीवीपैट है वो बीच में रहेगी, साधारण सी बात है। अब मॉक पोल का प्रमाण पत्र है आपको तैयार करना है। इस तरीके का जो मॉक पोल प्रमाण पत्र होगा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, उसका जो पहला भाग है वो मॉक पोल सर्टिफिकेट ही है। उसके संबंध में किस तरीके से बनना है पूरा मैंने वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। क्या क्या कॉलम है, एजेंट्स के साइन होंगे, इसमें टीम वर्क है इसलिए यहाँ मतदान अधिकारियों के भी साइन होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी का जो दूसरा भाग है, अगर पावर पैक ऑफ रिप्लेसमेंट कंट्रोल यूनिट का अगर बैटरी चेंज होती है तब आपको ये पढ़ना है, अन्यथा इसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट का तीसरा भाग है वो क्लोज बटन, वोट समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबाने का है। इसमें भी आपको अनिवार्य रूप से ये काम करना है, और इसका भी सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है, जिसमें मतदान अधिकारियों के और एजेंट्स के सभी के साइन होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, मतदान समाप्ति के बाद में क्लोज बटन दबाना। इसके बाद में जो पीठासीन अधिकारी के जो डायरी के इसके रिपोर्ट के भाग 1, 2, 3 है, वो
एनवेलप में रख करके आपको वहाँ काउंटर पे जमा कराने के 4 और 5 भाग है वो आपको सेक्टर ऑफिसर को देने हैं। यहाँ जो चौथा भाग है वो है ईवीएम रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। मॉक पोल के दौरान ईवीएम या वीवीपैट अगर रिप्लेस होता है तो वो आपको सेक्टर के द्वारा ही मिलेगा, तो आपको इसका फॉर्मेट भी भर करके सेक्टर को ही देना है। इसके अलावा अगर वास्तविक पोल के दौरान भी अगर वीवीपैट या ईवीएम बदली जाती है, पीयूसीयू कोई भी, तो उसका भी फॉर्मेट भर करके आपको देना है। ये दोनों फॉर्मेट जब आवश्यकता हो तभी भरना है, यानी मशीन चेंज हो तभी भरना है, अन्यथा इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट है जिसके भाग 4 और 5 है, शैल बी कलेक्टेड बाय सेक्टर ऑफिसर, मैंने पहले बता दिया। चौथा और पाँचवा भाग है वो जो रिप्लेसमेंट का भाग है वो आपको सेक्टर ऑफिसर को देना है। भाग 1, 2, 3 है वो आपको काउंटर पे जमा कराने पड़ेंगे। सेक्टर ऑफिसर सेल सबमिट द सेड रिपोर्ट टू द रिटर्निंग ऑफिसर, वो सेक्टर ऑफिसर है वो आरओ को सौंप देंगे। अब वास्तविक मतदान की प्रक्रिया है वो इस तरीके से शुरू होगी। मशीन की सीलिंग के बाद में बैलेट जारी करना है और इस तरीके से पूरे दिन मतदान होगा। रेडी लैंप जैसे ही बैलेट इशू होगा सीयू पे वो बिजली लैंप आ जाएगा और यहाँ इसमें रेडी लैंप आ जाएगा बैलेट यूनिट पे, यानी इस पर वहाँ से वोट जारी कर दिया गया है। अब जो भी मतदाता है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने का जो नीला बटन दबाएंगे तो वहाँ लाल बत्ती है वो जल जाएगी और उसके बाद में पर्ची जो गिरेगी 7 सेकंड तक रहेगी। उसके बाद में पर्ची गिरने के बाद कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट की आवाज़ आएगी, मतलब बीप की आवाज़ आएगी और इस तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बीयूसीयू को बिजली लैंप ऑफ हो जाएगा और इस तरीके से प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जाएगी। और नियंत्रण यूनिट का जो पावर स्विच है उसको आपको कभी भी मतदान के दौरान ऑफ नहीं करना है, इसको शाम को जब मतदान समाप्त हो जाए तभी आपको इसको ऑफ करना है। और मतदान बंद होने के समय उपस्थित मतदाताओं जो मतदान है इस तरीके से क्रमवार मतदान करना है। ये इस तरीके से जो भी होगा। अब जो भी मतपत्र लिखा है 17 ग है, तो मतदान समाप्ति के तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट में जो भी रिकॉर्ड किए गए मत है वो आपको नोट करने हैं कि कंट्रोल यूनिट में कितने हैं। इसके अलावा 17 का रजिस्टर उसमें कितने हैं, अगर कोई अंतर है तो वो अंतर किस कारण से है, जैसे कोई टेस्ट वोट है तो उसके हिसाब से अंतर होगा, या एम ओ या एम जैसे 49 एम 49 ओ है या 49 एम, अगर उस नियम के तहत किसी ने मतदान देने से मना कर दिया या किसी को मतदान देने से रोक दिया गया, इस तरीके की कोई स्थिति होती है तो आपके उसमें अंतर आएगा, तो वो आपके 17 ग में इसकी एंट्री हो जाएगी। और मतदाता रजिस्टर और चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जाएगा। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों की लेखे की एक एक सत्यापित प्रति दी जाएगी, यानी 17 जो ग है जो मतपत्र लिखा है उसकी एक एक कॉपी दी जाएगी, इसलिए आपको 10 कॉपियाँ लगभग इसकी मिलेगी। इसकी कॉपी भी आपको कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, प्रत्येक एजेंट को आपको देनी है। और इसकी जो प्रतियां हैं मतदान समाप्ति के बाद में कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा वित्त प्रारूप 17 ग में पीठासीन अधिकारी बनाएगा और मतदाता रजिस्टर और चिन्हित मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा और प्रत्येक एजेंट को दिया जाएगा। अगर कोई एजेंट लेने से मना करता है तो उसकी घोषणा करेगा। और मतदान समाप्ति के बाद है इस मशीन को यहाँ से आपको क्लोज बटन दबाना है और क्लोज बटन का आपको सर्टिफिकेट भी जारी करना है। जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो भाग 3 है वो क्लोज बटन से संबंधित है, तो क्लोज बटन सभी एजेंट्स और जो भी मतदान कर्मचारी है सारे उनकी उपस्थिति में दबाना है, सुनिश्चित करना है और सभी के साइन होंगे, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाने के बाद में जैसे आप क्लोज बटन दबाएंगे इस तरीके से सारी सूचनाएं वापस होगी, टोटल पोल कितने पड़े, कैंडिडेट कितने हैं, कितने वोट पड़े, वो सारी सूचना और टोटल का मिलान कर लें। उसके बाद में मशीन की सीलिंग करनी है, इस तरीके से इसकी पावर स्विच ऑफ कर लें, उसके बाद में इसके केबल को हटा दें, उसके बाद में इसको कैरिंग बॉक्स में इसको सील कर देना। इस तरीके से जो भी जिसका भी कैरिंग बॉक्स है कंट्रोल यूनिट का, बैलेट यूनिट का, इस तरीके से उसको सील करके इसके ऊपर जो भी एड्रेस टैग वगैरह है वो आपको लगानी है और इनको रिटर्निंग अधिकारी के पास में जमा करानी है। मतदान समाप्ति पे भी घोषणा करनी है, वो घोषणा भी इस तरह की घोषणा होगी, मैंने अलग से पूरा वीडियो बना करके बताइए किस तरह की घोषणा होगी। इसके बाद में मतदाता रजिस्टर है, उसमें आपको इस बार चुनाव आयोग का निर्देश है कि मतदान शुरू होने से पहले भी आपको एक सर्टिफिकेट लिखना है कि मॉक पोल करवा दिया गया है, उसमें मशीन को क्लियर कर दिया गया है, वो भी सर्टिफिकेट है। और जब मतदान समाप्ति हो तब उसके अंत में भी पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में अंतिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि कितने वोटर ने वोट दिया, और इस प्रमाण पत्र वो अपने हस्ताक्षर करेगा और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवाएगा, जैसा भी निर्देश हो। लेकिन वो इसके अंदर जो मतदान समाप्ति के बाद में 17 का रजिस्टर में पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और टोटल कितने वोटर ने वोट दिए वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। अब इसके बाद में मतदान को सील करना, तो 17 ग प्रपत्र तैयार करने के बाद में इसकी जो भाग 3 को जैसे 17 ग है उसको मशीन को मोहरबंद किया जाएगा और कैरिंग को बॉक्स में आपको रखना है। ये सारा काम मैंने बता दिया। और उसके बाद में मशीन को मोहरबंद करने के बाद भी घोषणा होगी जिसमें जो भी एजेंट वगैरह होंगे उनके साइन होंगे। इस तरीके से ये है। अब अभिलिखित लेखों का जो मतों का लेखा है 17 ग इस तरह का फॉर्मेट होगा जिसमें सारी जानकारी इसमें आ जाएगी, जिसमें कितने चुनौती वोट पड़े,
इसके अलावा 49M है, 49O है, 49MA है, टेस्ट वोट वाला है, वो है कितने टेंडर वोट कितने पड़े, जैसे टेंडर वोट कितने काम में लिए, कितने पड़े, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, कौन सी सील काम में ली, उसके अलावा कितने वोटर टोटल थे, कितने मतदान हुए, 17 का रजिस्टर में कुल कितने मतदान है, ये सारा कंट्रोल यूनिट कौन सी, बैलेट यूनिट कौन सी, प्रिंटर कौन सा प्रयुक्त हुआ, इनके क्रमांक वगैरह ये सारे लिखने। और ये पीटरसन अधिकारी की डायरी है, पूरी डायरी मैंने आपको भर करके अलग से वीडियो बना करके बताई हुई है, तो वो आप वीडियो जरूर देखें। तो ये पीटरसन अधिकारी की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा ये जो वोटिंग टर्नआउट जो है PS05 है, सांख्यिकी प्रपत्र, इसमें मेल फीमेल कितनों ने वोट दिया, ईवीएम उसमें कितनों ने जो ईपी का प्रयोग किया, ESD कितने वोटर थे, CSV कितने थे, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। तो ये मतदान संबंधी जो भी प्रपत्र है ये सांख्यिकी टाइप है, जो PO1 के पास में रहेगा तो वो मेल फीमेल आराम से काउंट कर सकते हैं। एज वाइज भी इसमें कॉलम दिए हुए हैं, तो वो जैसे जैसे मतदाता आएंगे उनकी एंट्री टिक करता रहेगा, तो उसको बाद में आंकड़े हैं वो आराम से मिल जाएंगे। तो ये मतदान पश्चात के बाद में आपको जो लिफाफे तैयार करने हैं, तो 6 तरह के लिफाफे मिलेंगे आपको। EVM के जो पेपर, स्क्रूनिटी और स्टेशनरी के 3 लिफाफे सफ़ेद होंगे। इसके अलावा नॉन स्टेशनरी लिफाफा पीले कलर का, ब्राउन कलर का लिफाफा होगा और एक नीले कलर का होगा। कौन से लिफाफे में क्या क्या होगा, तो ये मैंने विस्तार से वीडियो बना करके बताया हुआ है। और प्रत्येक लिफाफे पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जैसे 1 नंबर लिफाफा उसमें 17G या जो मतदाता जो लेखा है वो मतपत्र लेखा वो मिलेगा, रखना पड़ेगा। और इसके अलावा PRO रिपोर्ट, मॉक पोल सर्टिफिकेट, यानी PRO रिपोर्ट के भाग 1, 2, 3 है, क्योंकि चौथा पाँचवा भाग है वो सेक्टर ऑफिसर को दिया जाएगा। ब्लैक कलर सील्ड इन्वेलप है वो VVPAT की पर्चियों का होगा, वो इसमें रखा जाएगा। लिफाफा नंबर 2 स्क्रूनिटी है, उसमें अनसील्ड पिटिशन अधिकारी की डायरी है, उसको सील नहीं करना है। सील्ड एनवेलप कंटेनिंग रजिस्टर ऑफ वोटर 17 का रजिस्टर है वो होगा, और विजिट शीट होगी। इसके अलावा जो अंधे शीतलांग की घोषणा वगैरह वो होगा। इसके अलावा लिफाफा नंबर 3 होगा, स्टेशनरी कवर होगा, जिसमें सील्ड इन्वेलप मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल, यानी PO1 के पास कॉपी रहेगी, वो होगी। इसके अलावा इन्वेलप वोटर लिस्ट जो स्लिप हैं वो रहेगी। और सील्ड इन्वेलप यूज्ड फॉर टेंडर बैलेट का कोई है जो 17B फॉर्म है वो रहेगा। सील्ड इन्वेलप ऑफ अनयूज टेंडर बैलेट, काम में नहीं आए हुए टेंडर बैलेट है वो इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा चैलेंज वोट वाले जो भी है फॉर्म है वो भी इसमें 14 नंबर रखा जाएगा। चौथे नंबर का लिफाफा पीले कलर का नॉन स्टेशनरी, इसमें जो अन्य कॉपियां हैं इलेक्ट्रोल रोल की मार्क कॉपी के अलावा वो सारी रखी जाएगी। पोलिंग एजेंट्स के फॉर्म अपॉइंटमेंट के रखे जाएंगे, ड्यूटी सिक्योरिटी है तो वो रखे जाएंगे, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं रखी जाएगी, रिसिप्ट बुक जो चैलेंज वोट की 2 रुपये की वो रखी जाएगी, या आयु संबंधी घोषणा रखी जाएगी, डैमेज और पेपर सील वगैरह वो रखी जाएगी। और इसके अलावा वोटर स्लिप वगैरह जो अनयूज्ड है वो, इसके अलावा इलेक्टर की टेस्ट वोट की 49MA वाली रखी जाएगी। इन्वेलप कंटेनिंग डिक्लेरेशन बाई ESD में नाम है तो वो थानाधिकारी को पत्र है वो सारा लिखा जाएगा। 5 नंबर का जो लिफाफा होगा उसमें हैंडबुक ऑफ PRO डायरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो शेड्यूल या मैनुअल है वो, और इसके अलावा अमिट स्याही वगैरह, स्टाम्प पैड वगैरह वो रखी जाएगी। 6 नंबर का लिफाफा उसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट, अन्य जो अन्य फॉर्म है, मेटल सील है PO की, या एरो क्रॉस मार्क सील, रबड़ सील है वो है, और कप है वो जो अमिट स्याही के लिए दिया हुआ वो, और अन्य सामग्री जो दूसरे लिफाफे में नहीं आई है वो सारी इसी लिफाफे में रखी जाएगी। तो ये एक तरह से सारांश हो गया पूरा। मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले आपको मत चिन्हों की जांच करनी है, फिर आदर्श मतदान कक्ष को स्थापित करना है, मॉक पोल सही समय पर करवाना है, मशीनों को सील करना है, पीठासीन अधिकारी को की घोषणा करनी है, मतदान को सही तरीके से संपन्न करवाना है, समय समय पर अधिकारियों को उसकी प्रतिशत या संख्या बतानी है। मतदान के दौरान विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ जैसे चैलेंज वोट है, टेंडर वोट है या टेस्ट वोट वगैरह वो चेक करने देखने हैं। मतदान के पश्चात मशीन को सील करना है। 17G की पर्चियाँ हैं वो 17G की प्रतियाँ हैं वो एजेंट्स को देनी है। सांविधिक या असांविधिक लिफाफों को तैयार करना है और सभी सामानों को संग्रह केंद्र पर जमा कराना है। विजिट शीट है उस पर आपको अधिकारियों को जो भी साइन है इस तरीके से विजिट शीट होगी। जो भी सेक्टर ऑफिसर या ERO, सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, पोलिंग मजिस्ट्रेट जो भी आएंगे वो इस तरीके से साइन करेंगे, वो आपको रखना है। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। बहुत ही विस्तार से मैंने बता दिया और एक ही वीडियो में सारी बातें मैंने आपको कवर करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।